वेलकम बैक। फयाज हुसैन चौहान साहब, आपने भी एक लंबा अरसा उस जमात में गुजारा। आजकल जो उसके अंदर हो रहा है, मतलब वकीलों के एक तो सारी काले कोटों की जमात बन गई है और अब उनके अंदर भी आपस में लड़ाई। मतलब वो मैं देख रहा था, मरवत साहब जो हैं वो रऊफ हसन को बुरा भला कह रहे हैं और वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो सिंध में चला रहे थे वो आधी छोड़ के वापस आके नाराज हो गए कि जी अब खान साहब डिसाइड करेंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि अब ये चीजें अब ज्यादा नजर आना शुरू होंगी आने वाले दिनों में? जमीर साहब, वो इंग्लिश का मुहावरा एज यू सो सो शैल यू रीप, उर्दू में कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जनाब जो बीज बोया है ना, बदतमीजी का, जलालत का, लड़ाई का, झगड़े का, दज्जाल पुने का, दूसरे की इज्जत को उछालने का, महज एक सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पे दूसरे को काफर करार देने का, लोटा करार देने का, घटिया करार देने का, गद्दार करार देने का, मुजरिम गुनाहगार करार देने का, अब ये कहानी होते होते आ गई है अपने घर तक और ये लड़ेंगे। वो आपने लतीफा सुना ना, एक ताजर था, वो बड़ा कंजूस था, उसके घर मेहमान ज्यादा आते थे, वो तंग आ गया था जनाब। उसने क्या किया, उसने अपना एक तोता रखा, तोते को उसने जनाब कुछ गालियां सिखा दी कि कोई भी बंदा आए ना तो उन्हें वो गालियां निकाल लिया, आ गया फला 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 फला, उल्लू का पठा, ये वो हुआ ये कि जो भी कुछ ताजर के घर आता था, तोता जनाब वही शुरू हो जाता था। बेचारा बंदा परेशान होके वापस चला जाता था और दोबारा आता नहीं था। उसका जबरदस्त मामला चल रहा था ताजर का। एक दिन वो ताजर सुबह सुबह तोते को चूरी डालना भूल गया। शाम को जब ताजर आया तो तोते ने ताजर पे ही शुरू हो गया, आ गया उल्लू का पठा फला फला फला। तो ये इस वक्त जो लड़ाई पीटीआई के अंदर है, ये वही है जो आपने पिछले 12, 14, 15 साल तूफान बदतमीजी अपने लीडर से सीखा सारों ने, और फिर हुआ, और आखिरी 2 साल जो आपने अदालतों के साथ, फौज के साथ, आईएसआई के साथ, रियासती इदारों के साथ, मुखालफीन के साथ किया। अब आपस में भाईजान भुगतेंगे, अब आपस में जनाब लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, आप देखें ना। और फिर कहने का मकसद चले है, पार्टी तो खत्म हो गई है। आप मुझे अपनी पार्टी कौन सी है? चलें, बिल्कुल। आपके सामने एक जरा पॉलिटिकल बात करूंगा। आपकी इत्तला के लिए सारे आजाद लड़ रहे हैं। ठीक सुने, अगली सुने, जमीर साहब सुन ले। मेरी इंफॉर्मेशन ये है, ये ब्रेकिंग दे दूं, जी मेरी ब्रेकिंग ले ले। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इनमें से जीतना उसी ने है जिसने कमिटमेंट करनी है कि जीतने के बाद मैंने या आईपीपी ज्वाइन करनी है या नून लीग ज्वाइन करनी है। ये सुन ले मेरी बात, ये सुन ले। और ये उनके पास अथॉरिटी होगी, वो में से अगर कुछ 4 या 6 बंदे ये मतलब आजाद जीतने के बाद किसी ने आईपीपी ज्वाइन करनी है, जो आ रहे हैं, करनी है। आपको लगता है जो आजाद आ रहे हैं, हाँ अच्छा, मतलब आपको लगता है जो आजाद आ रहे हैं वो कोई ना कोई एजेंडे के तहत आ रहे हैं कि हमने और यकीनन पावर जहां पे होगी शायद जाएंगे। अगले रोज एक और मेहमान, मेरे बहुत सीनियर मतलब अच्छे पॉलिटिशियन मुस्तफा नवाज खोखर, उनका भी यही ख्याल था कि आप देखेंगे कि ये आजाद जब आएंगे, जब जीत जाएंगे तो ये फिर कहां जाते हैं, तो यकीनन जमीरों के सौदे लगेंगे जी, फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, एक शेख रशीद साहब कुछ दिन पहले उन्होंने कहा मैंने चिल्ला भी काट लिया और मैंने सब कुछ किया, मैंने मतलब उसके खिलाफ कोई बात भी नहीं की, उस लीडर के खिलाफ जो जेल में है, और मेरे खिलाफ कैंडिडेट मतलब पीटीआई के कैंडिडेट आ गए, आज वही गिरफ्तार करवा दिए आपने, ये क्या हो रहा है? और कहते हैं ना, हिम्मत है तो पैदा कर फर्दों से बरी अपनी, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब। अच्छा, मैं पिंडी इस्लामाबाद रहता हूँ जमीर साहब, हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है और आईटी का और इंफॉर्मेशन का मैं बंदा हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो नंगी गंदी गालियाँ अंदर चिल्ले में इन्होंने इमरान खान साहब की और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और उसकी करतूतों को और उसकी तहरीक फसाद फिल अर्ज को और 9 मई को निकालते रहे, और फिर जो कमिटमेंट्स करके, जो माफी तलाफी करके, जो ठोड़ियां पकड़ के, जो पांव पकड़ के अपनी जान बचाई, और फिर बाहर आने के बाद जब देखा कि यार आवामी राय बज़ाहिरन सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी टफ है, तो शेख साहब का तो त्राह निकल गया, उनको असली नस्ली याद आना शुरू हो गया। और जनाब उससे बचने के लिए शेख साहब ने डबल गेम शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता। तो जनाब हुआ ये कि फिर उसके बाद अगलों ने टाइट किया, कान खींचे, और फिर होते 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 अब सूरत हाल ये है कि आपके सामने है साहब बहादुर अंदर। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, सियाना का हमेशा कूड़े के ढेर पे गिरता है जी। फवाद चौधरी ने सियानपुरा दिखाया ना, वो भी इसी तरह बाहर आया था कमिटमेंट करके, उसने भी जनाब यही सारी चीजें की।
बाहर आने के बाद रियासत के खिलाफ तहरीक चला दी। यूरोपियन और अरब रियासतों के सफीरों को मिलकर जनाब कहने लगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे और तहरीक इंसाफ पे जुल्म हो रहा है, आप अपने अपने मुल्क की हुकूमतों को कहें कि वो पाकिस्तान का मुआशी नाटका बंद करें। ये जब बातें अरबाब बस्तर कुशाद को पता चली तो उन्होंने कहा चल आया हुण, चल हुण दस दिया तैन ना, पहले तो विक्ट्री का निशान बनाया करते थे ना हर पेशी ते, हुण बनाई खुद भी ते बाकी भी कहा रहे नाल। तो जनाब उसके बाद सूरत हाल आपने देख ली। यही चीज शेख रशीद साहब ने की है। और भाई आप एक साइड पर रहो, आप अपना आप क्लियर करो। असली और नस्ली जो होता है ना वो एक साइड पे खड़ा होता है, एक साइड पे, चाहे दुनिया कहे कि वो साइड गलत है, चाहे दुनिया कहे कि वो साइड ठीक है, वो एक धड़े का होता है। वो डबल गेम नहीं करता, वो दो नंबर और मुनाफिक नहीं होता, वो जबान से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं होता। वो एक साइड से रात के अंधेरे में और दूसरी साइड पे दिन की रोशनी में वो मामला डील नहीं करता। तो जनाब वो चलाकी चलाकी की। सही सही सही, बिल्कुल सही बेचारे अब। सही, बिल्कुल सही। नहीं, बिल्कुल सही। अब मुझे फयाजुल हसन चौहान साहब एक और बात बताएं कि आईपीपी की जब बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जी 40 सीटें, 52 सीटें और पता नहीं कितनी 70-80 एमपीज़ की प्रोविंशियल असेंबली की, आखिर तान टूटी 7 और 11 पे। तो ये मामला किस तरह चले? और दूसरा ये कि कितना आसान होगा इस डिवीजन का फायदा कोई और ना ले जाए सीट एडजस्टमेंट का, आपको क्या लगता है? सर जी सीट एडजस्टमेंट का फायदा होगा ना, नुकसान तो नहीं होगा। ये जितनी सीट एडजस्टमेंट हुई है, और समझ लें मेरी भी सीट एडजस्टमेंट ही हुई है कि मैंने अपने आप को नून लीग के कैंडिडेट को फैसिलिटेट करने के लिए बैकआउट कर गया, वरना 10,000, 15,000, 20,000 वोट लेना कोई मुश्किल तो नहीं है अल्लाह पाक के करम से। लेकिन मैंने कहा यार ये अगर मैं ले भी लूँ, खुदा न खास्ता ना जीतूँ, नुकसान तो जो है वो जनाब आपके तहरीक फसाद फिल अर्ज के कैंडिडेट को होगा। तो इसी तरीके से जो बाकी भी एडजस्टमेंट है मैं आपके साथ थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए हमें तो टोटल 2 महीने हुए पार्टी बने, 2 महीने जिसमें हम रजिस्टर्ड हुए और हमें इंतखाबी निशान मिला, 2 महीने। तो जनाब 2 महीनों में ये अच्छी अचीवमेंट होगी कि अगर हमारे कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब और सिंध के अंदर हमारी नुमाइंदगी होगी। और फिर एक ब्रेकिंग और सुन लें, पहली ब्रेकिंग मैंने आपको दी जनाब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के हवाले से कि वो आज़ाद जीतने के बाद क्या करेंगे। दूसरी भी सुन लें जनाब, आपके जितने आज़ाद आएंगे और तकरीबन 50 के राउंड अबाउट कम से कम इस तहरीक इंसाफ के अलावा, तहरीक इंसाफ के 2, 4, 6, 10 जो भी जीतेंगे, उसके अलावा जो आज़ाद आएंगे वो भी और तहरीक इंसाफ वाले भी वफाक में और पंजाब में, उनकी अक्सरियत आईपीपी ज्वाइन करेगी इंशाल्लाह। तो जब एक इतना अच्छा आपको मिल जाता है, आप लोगों के पास 10, 11, 12 का पार्लिमानी ग्रुप, यार कमिटमेंट्स की बात नहीं है, फिर चीजें तो सारी चलेंगी ना, बनेगी। 10, 12 अगर कौमी असम्बली का पार्लिमानी हमारा ग्रुप बन जाता है, कोई 20, 22 के करीब, 25 के करीब अगर हमारा पंजाब के अंदर बन जाता है, तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है 2 महीने की अभी नौजायदा पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नहीं घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन चौहान साहब, मजीद चौहान साहब आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब आपकी सीट एडजस्टमेंट पीएमएलएन के साथ होगी इसलिए वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में, पीपल्स पार्टी नहीं कुछ बेहतर अपने आप को देख रही। वो भी बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर। नहीं, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर नहीं है, पंजाब के अंदर नहीं है। बाकी वो सिंध के अंदर जनाब उनके मामलात उन्होंने अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर लिए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त का, और कोशिश करेंगे कि आपसे फिर भी मिलें। नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में एमल वली खान साहब की भी गुफ्तगू सुनी। यकीनन वो कहते हैं कि उनके ऊपर एज एन इंडिविजुअल उनको थ्रेट है, लेकिन उनकी पार्टी जो है उसको कोई एज सच थ्रेट नहीं है, कैंपेन भी कर रहे हैं। हालात हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, बातें भी की जा रही हैं, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज बात की वो यही है कि मुल्क में नफ़रत और ज़ाती दुश्मनी अगर सियासत से हम निकाल देंगे तो शायद मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा। और आज ये बात उन्होंने सिंध में एक जलसे से बात करते हुए की, और उनका ये ख्याल है कि क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं वो शायद कल आपके साथ भी होगा।
तो लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मरीम नवाज साहिबा कल का जलसा भी वो उसी तरह उसी जोश और से एक जमात को जब बाकायदा तौर पर जो है वो बुरा भला और बता रही हैं कि जी आपको डंडा मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए। तो ये एक है, यकीनन इंतखाबात का वक्त जब होता है, जब माहौल बनता है तो सख्त बातें होती हैं, लेकिन इसको उस नहज तक शायद नहीं लेकर जाना चाहिए जहां पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं। और हम चाहते हैं कि इंतखाबात जब हों 8 फरवरी को तो कम से कम कोई इस किस्म का लड़ाई झगड़ा ब्लडशेड ना हो, और वो तभी उसको अवॉइड किया जा सकता है जब आप कैंपेन में हैं, जब आप तकरीरें कर रहे हैं, तो यकीनन आप जो आपकी मुखालिफ जमात है उसकी आप कारकर्दगी के ऊपर बात करें, आप उसके बताएं कि वो नाकाम रहे पहले या आइंदा नाकाम रहेंगे, और आप अपने मंशूर की बात करें, लेकिन उस हद तक ना जाएं कि आपको अगले को